हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 57 है वो होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिजीज पार्टनर। लास्ट क्लास में बेटा हमने न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना सीखा था। वैसे तो ये सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरह था, बट मैंने टचअप के लिए आपको न्यू रेशो और गेनिंग रेशो यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। बट आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 57 है बेटा, वो प्रॉपरली होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ डिजीज पार्टनर। बेटा ड्यूरिंग अ ईयर हम देखेंगे कि हमारा पार्टनर कुछ मंथ सरवाइव कर बेटा बेटा डाइड हो जाता है। लेट बी सपोज कि अगर पूरे साल में 12 महीने हैं तो वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने सरवाइव कर क्या हो जाता है, डाइड हो जाता है। तो ऐसे में मेरे बच्चे हमें उन 4, 5, 6 महीने या वट जितने भी महीने वो जिंदा रहे प्रेजेंट ईयर में, हमें उस प्रेजेंट ईयर में उतने महीने का क्या फाइंड आउट करके देना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है और उनके एग्जीक्यूटर को पे करना होता है। तो आज की क्लास में बेटा हम प्रॉपर्ली सीखेंगे कि किस तरीके से हम डाइट पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एवरीवन, अगर आपको कैलकुलेशन करना है बेटा डाइट पार्टनर का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, तो बेटा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं दो तरीके से। एक होता है टर्नओवर बेसिस और एक होता है टाइम बेसिस। हमारे पास दो मेथड होते हैं बेटा, जहां से हम बेटा डाइट पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं अप टू हिज डेथ का, यानी जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तब तक का अगर हमें प्रॉफिट निकालना है ना, तो हम उस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं टर्नओवर बेसिस एंड टाइम बेसिस पे। लेट बी सपोज कि अगर वो पूरे साल में 4 महीने जिंदा है, तो हम 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर दो मेथड अवेलेबल है। ठीक है, टर्नओवर बेसिस एंड टाइम बेसिस। तो पहले मैं आपको टर्नओवर बेसिस एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको टाइम बेसिस एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेटा, टर्नओवर बेसिस में क्या होता है, लेट बी सपोज कि एज पर माई एग्जाम्पल, ठीक है, पेपर में कुछ भी आ सकता है बट एज पर माई एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये हमारा एक प्रेजेंट ईयर है जो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुका है और खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। मतलब इट इज अवर अकाउंटिंग ईयर जो फाइनेंशियल ईयर नेचर का है, अप्रैल टू मार्च। कैलेंडर ईयर भी हो सकता था जनवरी टू दिसंबर, बट अभी मैंने ज्यादातर जो ईयर एग्जाम में आते हैं फाइनेंशियल ईयर, वहीं से एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है, अप्रैल टू मार्च। तो इन पूरे 12 महीने में बेटा, लेट बी सपोज कि हमारे तीन पार्टनर्स हैं, ए, ठीक है, लेट बी सपोज ए, बी एंड सी, और इनके बीच में रेशो है 3:2:1। एंड जो हमारा सी पार्टनर है ना बेटा, वो डाइड हो रहा है। ठीक है, यानी सी हमारा डिजीज पार्टनर है, वो डाइड हो रहा है। अच्छा, कौन सी तारीख को डाइड हो रहा है बेटा प्रेजेंट ईयर में, वो हो रहा है 1 अगस्त को। तो देखो हमारा ईयर स्टार्ट हो गया था अप्रैल से, तो वो मई में, अप्रैल में जिंदा था, मई में भी जिंदा था बेटा, जून में भी वो प्रॉपरली सरवाइव कर गया, जिंदा था, और जुलाई में भी वो प्रॉपर जिंदा ही था यानी सरवाइव कर रहा था। पर 1 अगस्त को बेटा वो डाइड हो गया। तो बताइए हमारे पूरे प्रेजेंट ईयर में अगर 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में से वो कितने महीने लिव कर गया, 4 मंथ्स लिव कर गया, 4 महीने जी गया, 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई यानी 1 अगस्त को वो डाइड हो गया। तो हमें ना बेटा टर्नओवर बेसिस में 4 महीने का अगर प्रॉफिट निकालना है, तो वो 4 महीने के प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं एज पर सेल्स बेसिस। यानी हमें बेटा यहाँ देखने को मिलेगा कि हमें 4 महीने की सेल्स गिवन होगी। लेट बी सपोज फॉर माई एग्जाम्पल्स कि 4 महीने की जो सेल्स गिवन है वो हमें गिवन है 1,20,000। तो हम ना इस सेल्स को बेस लेकर ना बेटा क्या कैलकुलेट करेंगे, 4 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। पर सर सेल्स को कैसे बेस लेकर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देखो बेटा, हमें इस सेल्स पे ना अप्लाई करना होता है रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट। और जनरली ये रेट ऑफ प्रॉफिट ना बेटा परसेंटेज में होता है। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो परसेंटेज पे होता है। तो ये जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है ये हमें बताने की कोशिश करता है कि अगर हम ये रेट ऑफ प्रॉफिट किस पे अप्लाई करें, सेल्स पे, तो हमें पता चल जाता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर क्वेश्चन में ये रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बट अगर क्वेश्चन में ये रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हमें फिर ये रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो देखो, जितने महीने आपका पार्टनर जिंदा था सी, उतने मंथ का तो आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन होगा। 4 मंथ जिंदा था तो 4 मंथ का सेल्स गिवन होगा। पर
मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है जो सेल्स पे अप्लाई होता है जिससे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रेट ऑफ प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। तो इसको निकालने के लिए ना बेटा हमें प्रीवियस ईयर को अपना बेस लेना पड़ता है। देखो पता है बात क्या है, हमारे पास ना जो प्रेजेंट ईयर है ना वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम ना प्रेजेंट ईयर को ध्यान में रखकर ना रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। दरअसल बेटा जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है उसका अपना एक फॉर्मूला भी होता है, और अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो फॉर्मूला जो रेट ऑफ प्रॉफिट का होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सेल, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर ना बेटा देखो प्रेजेंट ईयर में हमें पूरा बोलते ना 12 महीने तो हुआ नहीं, अभी हमें 4 ही महीने हुए हैं। तो इस पूरे प्रेजेंट ईयर पे अभी हमने बोलते ना अपनी अकाउंटिंग नहीं करी है, अभी सिर्फ 4 महीने का ही काम हुआ है। अभी 8 महीने इस प्रेजेंट ईयर में बाकी है। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी वो एट द एंड ऑफ द ईयर होंगी। दैट्स वाई बेटा अगर मुझे रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो मैं प्रेजेंट ईयर पे रिलाई नहीं कर सकता। रेट ऑफ प्रॉफिट को निकालने के लिए बेटा मुझे प्रीवियस ईयर ही बेस लेना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर से होकर हम आ चुके हैं बेटा, प्रीवियस ईयर में हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग हो चुकी है, तो प्रीवियस ईयर में बेटा हमें प्रॉफिट भी पता होगा और प्रीवियस ईयर में हमें सेल्स भी पता होगा। और फॉर एग्जाम्पल कि प्रीवियस ईयर का मान लो जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था, लेट बी सपोज वो 2 लाख रुपीज से किया था, और प्रीवियस ईयर की जो सेल्स थी लेट बी सपोज वो 10 लाख रुपीज थी। लेट बी सपोज ऐसा हम मान लेते हैं अभी के लिए, वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा, बट अभी के लिए मान लो कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख और प्रीवियस ईयर का सेल है 10 लाख रुपए। तो मैं ना प्रीवियस ईयर को बेस लेके ना बेटा क्या कैलकुलेट करूंगा, अपना रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। और रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मैंने अभी बताया था, रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर को ही बेस ले सकते हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है, प्रीवियस ईयर की सेल्स लेनी है और मल्टीप्लाई कर देना है 100। 100 इसलिए बेटा क्योंकि हमें रेट निकालना है और रेट ऑफ प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में आता है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है बेटा, 10 लाख। ठीक है, और इंटू जैसे ही आप 100 करेंगे तो आप इसको सॉल्व करके बेटा अपना आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 1 2 3 4 4 जीरो से ऊपर के 4 जीरो कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपका कितना परसेंट आया प्रॉफिट परसेंटेज, 20%। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में आप जितनी भी सेल्स करते थे 10 लाख की, उसमें 20% का आप क्या कमाते थे, अपना प्रॉफिट कमाते थे। तो 10 लाख का 20% कितना होता है बेटा, 2 लाख ही होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसी रेट ऑफ प्रॉफिट को हम अपने प्रेजेंट ईयर पे अप्लाई कर देते हैं। तो प्रेजेंट ईयर की जो भी सेल्स हमें दी गई है 4 महीने की, जैसी उस सेल्स पे बेटा हम अपना प्रीवियस ईयर का रेट ऑफ प्रॉफिट अप्लाई करते हैं, वैसे ही हमारा प्रेजेंट ईयर में 4 महीने का प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, या 3 2 6 जितना भी ईयर का सेल्स दिया है, मतलब जितने टाइम तक आपका डाइट पार्टनर जिंदा था उतने टाइम की सेल्स आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, उस सेल्स पे आपको अप्लाई कर देना है अपना प्रीवियस ईयर का रेट ऑफ प्रॉफिट। क्या आपको बात समझ में आती है, बताओ बेटा, नजर आती है। तो अब देखो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना ही है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो तो यहाँ पर अगर मुझे डाइट पार्टनर यानी सीस हमारा डाइट पार्टनर था, हमें सीस का अगर प्रॉफिट निकालना है प्रेजेंट ईयर में, तो सीस का प्रॉफिट देखो कैसे निकालेंगे हम। हमें पता है कि जो हमारी प्रेजेंट सेल है वो हमें गिवन है, ठीक है, 4 महीने की, ये क्वेश्चन में आपको दी हुई रहेगी। मेरे एग्जाम्पल में बेटा 4 मंथ हो जिया है, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने की सेल्स मैंने अभी दे रखी है 1,20,000। क्वेश्चन में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट ईयर की सेल्स, प्रीवियस ईयर की सेल्स, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट सारा डाटा दिया रहेगा, बस आपको पिक कर कर यहाँ पर अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ पर बेटा हमने देखो सीस का अगर प्रॉफिट निकालना है 4 महीने का, तो प्रेजेंट सेल हमें 4 महीने की दे ही रखी है ऑलरेडी 4 मंथ की, बस बेटा हमने इसमें रेट ऑफ प्रॉफिट अप्लाई कर देना है। क्या अप्लाई कर देना है, रेट ऑफ प्रॉफिट। और ये रेट ऑफ प्रॉफिट बेटा क्या हमें क्वेश्चन में गिवन था, नहीं, तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर का डाटा को बेस लिया। अब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और सेल्स को बेस लेकर बेटा मैंने अपना क्या निकाल लिया, रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। और उसी रेट ऑफ प्रॉफिट को मैंने प्रेजेंट ईयर में जितना मंथ भी मेरा पार्टनर जिंदा था उतने मंथ की सेल्स पे
मैंने क्या लगा दिया बेटा, अपना रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया, जिससे बेटा मेरा क्या आ गया, इतना अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे प्रेजेंट 4 मंथ का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रेजेंट 4 मंथ का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। पर आपको पता है ये जो प्रॉफिट आया ना प्रेजेंट मंथ का, जो 4 मंथ्स का प्रॉफिट आया, क्योंकि सेल्स पे हमने रेट ऑफ प्रॉफिट लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट ना बेटा ए का भी है, बी का भी है, सी का भी, तीनों का है ये प्रॉफिट अभी। पर हमें तो किसका चाहिए, सिर्फ सी का। तो हमें ना यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई करना है डाइड पार्टनर का शेयर। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, मैं यहीं पे लिख दूँ छोटा छोटा, आपको पता लग जाएगा, वैसे जूम तो हो ही रहा होगा। ठीक है, डाइट पार्टनर का शेयर, डाइट पार्टनर का शेयर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आप डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 महीने का प्रॉफिट तो आ ही गया था सेल्स पे रेट ऑफ प्रॉफिट लगा के। तो 4 महीने का प्रॉफिट ये तीनों पार्टनर्स का था, ए का भी, बी का भी, सी का भी। जैसे ही हमने डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करा बेटा, वैसे ही ऑटोमेटिक हमारा किसका प्रॉफिट आ गया, सी का प्रॉफिट। एज दैट एज सिंपल। और अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं ना बेटा, अगर मैं अब आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो प्रीवियस ईयर का निकाला, वो हमने प्रेजेंट ईयर की सेल्स पे लगा दिया, फिर हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया। उस प्रॉफिट में हमने फिर डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करा, तो वहां से हमारा डाइट पार्टनर का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। बताइए प्रेजेंट सेल्स कितनी है, 1,20,000। बेटा रेट ऑफ प्रॉफिट हमें पता नहीं था, तो हमने रेट ऑफ प्रॉफिट प्रीवियस ईयर की सेल्स एंड प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस लेकर निकाला। फॉर्मूला था प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स इंटू 100। तो हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट निकल कर आया, उसे अप्लाई किया, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 20% आया था बेटा हमारा, तो यही 20% मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो 20% जैसे मैं लगाता हूँ, तो 20% को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑटोमेटिक 4 महीने का प्रॉफिट आएगा। बट हमें तो डाइट पार्टनर का शेयर चाहिए, डाइट पार्टनर का प्रॉफिट चाहिए। तो डाइट पार्टनर का शेयर क्या था मुझे बताओ, 1/6, 3:2:1 था ना। 3/6, 2/6, 1/6 इनका शेयर था। तो सी का शेयर क्या रहा होगा, 1/6। तो मुझे एक बार बताओ, मुझे एक बात बताओ, कितना प्रॉफिट आया होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है, तो इट विल बी लुक लाइक 1,20,000 का 20% अगर हम निकालते हैं तो 24,000 एंड डिवाइडेड बाई 6 करते हैं, तो ये आ गया बेटा आपका 4,000। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, डाइट पार्टनर का प्रॉफिट निकालते हैं। डाइट पार्टनर का प्रॉफिट एज पर टर्नओवर बेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी डाइट पार्टनर है, ए डाइट हो रहा है, बी डाइट हो रहा है, सी, एक्स, वाई, जेड, कोई भी पार्टनर डाइट हो रहा है, उसका फॉर्मूला टर्नओवर बेसिस पे होता है कि हमें प्रेजेंट सेल लेनी होती है, उस पर रेट ऑफ प्रॉफिट अप्लाई करना होता है। रेट ऑफ प्रॉफिट दिया है, अच्छी बात है, अदरवाइज रेट ऑफ प्रॉफिट को पिछले साल की प्रॉफिट एंड पिछले साल के सेल्स को कंपेयर कर कर मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप अपना रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो। सेम उस रेट ऑफ प्रॉफिट को आपको यहाँ फिर अप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डाइट पार्टनर के शेयर के साथ। जैसे ही आप करते हो बेटा, सॉल्व करते हो अपना कैलकुलेशन यहाँ पे, वैसे ही आपको बेटा डाइट पार्टनर का प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो बोलो है ना इजी। अब इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो फिर आप आराम से बैठ कर देखना है, ठीक है। तो चलो, अब इतना समझ में आया, तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपरली बता भी देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर जब भी आप डाइट पार्टनर का प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, जो भी डाइट पार्टनर होगा उसका जब आप प्रॉफिट निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, कि जो भी प्रेजेंट सेल्स आपको दे रखी होगी, प्रेजेंट ईयर की सेल्स, ठीक है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, प्रेजेंट ईयर में जितने भी महीने की सेल्स दी होगी, ठीक है, वो सेल्स आपको यहाँ पे लेनी है, उस पर मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और उस पर मल्टीप्लाई करना है डाइट पार्टनर का शेयर। तो जैसे ही आप करोगे, आपके पास डाइट पार्टनर का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए रेट ऑफ प्रॉफिट दिया है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं दिया है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला है, रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रीवियस ईयर की सेल ले लो, सॉरी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, न्यूमरेटर में बेटा प्रॉफिट रहेगा
और ये प्रॉफिट आपने किस पे कमाया था, सेल्स पे, तो प्रीवियस ईयर की सेल्स। देखो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, सेल्स। जब हम सेल्स में से बिजनेस के एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, तो उनको लेस करके ना बेटा हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो वही है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का सेल। तो जो सेल्स होती है ना वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है और उसी से प्रॉफिट कमाया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट होता है ना, जो बेस होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है ना, और जिसका कंपैरिजन कर रहे होते हो वो न्यूमरेटर में आता है। तो हम ना प्रॉफिट का कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, सेल्स के साथ। तो सेल्स डिनोमिनेटर में रहेगा और आपका प्रॉफिट न्यूमरेटर में रहेगा। और मेरे बच्चे बात करिए, हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, द आंसर इज यस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्नओवर बेसिस। आई होप सो कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं बेटा टाइम बेसिस की, तो टाइम बेसिस और भी इजी है बेटा। जैसे मान लो कि प्रेजेंट ईयर में सेम एग्जांपल कि हमारा पार्टनर 4 महीने जिंदा रहा, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 4 महीने जिंदा रहा। 1 अगस्त के बाद, मतलब 1 अगस्त जैसी आया वो डाइड हो गया। तो मतलब पूरे 12 महीने में, प्रेजेंट में अगर 12 महीने हैं तो 12 महीने में सिर्फ वो कितने महीने लिव करा, सिर्फ 4 महीने ही लिव करा। तो हमें इस 4 महीने का प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि ये टर्नओवर बेसिस तो है नहीं, तो यहाँ पे बेटा हम सेल्स को बेस तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टाइम को कंसिडर करते हैं। हम मानते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा ना, वही प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारे प्रेजेंट ईयर का पूरा प्रॉफिट होगा। मतलब जो हमने पिछले साल प्रॉफिट कमाया वही हमने इस साल कमाया। अरे सर कैसी बात करते हो, प्रीवियस ईयर हमने कुछ और प्रॉफिट कमाया, इस साल हम कुछ और प्रॉफिट कमाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट कैसे मान सकते हो बेटा, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। अगर मेरे पास 4 महीने हो चुके हैं और 8 महीने अभी भी प्रेजेंट ईयर में बाकी है, तो 8 महीने तो अभी भी हमारे बिजनेस को काम करना बाकी है। 8 महीने जब बीत जाएंगे, 4 महीने हो चुके हैं, 8 महीने जब बीत जाएंगे, तब फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। पर मेरे बच्चे क्योंकि अभी सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ईयर एंड में प्रिपेयर होंगी। दैट्स वाई मेरे बच्चे, हमारे पास प्रेजेंट ईयर का, होल ईयर का प्रॉफिट निकालने का कोई यहाँ पर बोलते हैं ना कि टूल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर को बेस ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जो हमने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कमाया होगा, जो हमने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कमाया होगा, वही प्रॉफिट वही प्रॉफिट हम कंसिडर कर लेंगे अपना प्रेजेंट ईयर का। मान लो लेट बी सपोज कि आपने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कमाया था, लेट बी सपोज 1,20,000। मानते हैं 2 मिनट के लिए कि आपने प्रीवियस ईयर में 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया। तो आप सेम सेम पूरे साल का, प्रेजेंट ईयर में पूरे साल का, ठीक है, पूरे साल का, ठीक है, प्रेजेंट ईयर में पूरे साल का भी प्रॉफिट आप सेम कितना मान लोगे, सेम कितना मान लोगे, 1,20,000। आप ये मान लोगे कि आपने प्रेजेंट ईयर में भी कितना प्रॉफिट कमाया है, 1,20,000 कमाया है। पर बात पता है क्या होती है बेटा, बात पता है क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे सीज का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, मान लो मेरा डाइट पार्टनर सी है, आपका ए हो बी हो जो भी हो आप यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए मेरा डाइट पार्टनर है सीज, तो अगर मैं सीज का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो जो मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, वही मेरे प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट है। पर प्रेजेंट ईयर का भी है तो सिर्फ 4 महीने का थोड़ी है, ये तो पूरे साल का मान लिया जाएगा ना। भाई जो तुम प्रॉफिट बेस ले रहे हो पिछले साल का ले रहे हो, तो वो पूरे साल का प्रॉफिट है। तो अगर आप उसको सेम प्रेजेंट ईयर का भी प्रॉफिट मान रहे हो तो वो भी तो पूरे साल का ही माना जाएगा। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेता हूं तो ये पूरे साल का है, होल ईयर का। तो ये इस साल का भी होल ईयर का ही प्रॉफिट मान लिया जाएगा। और अगर होल ईयर का ये प्रॉफिट है, होल ईयर का ये प्रॉफिट है, तो इसमें तो ए का भी है, इसमें तो बी का भी है, इसमें तो सी का भी है। तो हमें किसका प्रॉफिट चाहिए, बस सी का। हमें तो डाइट पार्टनर का चाहिए, तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमें तो सीज का चाहिए तो सीज का शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख दूं सीज शेयर, जो भी सीज का शेयर होगा, ठीक है, या सीज की जगह ना मैं बेहतर है कि डाइट पार्टनर शेयर ले लूं, कि जो भी डाइट पार्टनर शेयर है वो आपको पता है सी है यहाँ पे, तो आप सी शेयर भी ले सकते हो। पर मैंने यहाँ पे लिख दिया डाइट पार्टनर शेयर, ठीक है।
डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आप डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, तो हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ही प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट मान लिया, तो मेरे बच्चे ये होल ईयर का हो गया। अब होल ईयर के प्रॉफिट में अगर आप डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई भी करते हो, तो नो डाउट ये डाइट पार्टनर का यानी एज पर माई एग्जाम्पल सीज का प्रॉफिट आ जाएगा, बट ये आएगा पूरे साल का, क्योंकि ये प्रॉफिट ही पूरे साल का था। जबकि यहाँ पर बेटा टर्नओवर मेथड में हमारा जो सेल्स गिवन होता था प्रेजेंट ईयर में, वो सिर्फ 4 ही महीने का होता था। तो अगर हम पिछले साल का रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे और उसे प्रेजेंट ईयर पे लगाते थे, तो जो प्रॉफिट निकल कर आता था वो ऑलरेडी 4 मंथ का निकल कर आता था, पूरे साल का प्रॉफिट निकल कर नहीं आता था प्रेजेंट का। हम बस डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करते थे, डायरेक्ट हमारा डाइट पार्टनर का प्रॉफिट आ जाता था। यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं थी कि वो कितने महीने जिया और कितने महीने नहीं। बट यहाँ पर बेटा हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ही प्रेजेंट ईयर का पूरा होल ईयर का प्रॉफिट मान लिया। तो यहाँ पर अगर मैं होल ईयर के प्रॉफिट में डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई भी करता हूँ, तो जो डाइट पार्टनर का प्रॉफिट आएगा वो पूरे साल का आएगा। और क्योंकि वो सिर्फ 4 ही महीने जिंदा था, तो मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मंथ, मुझे लेने पड़ेंगे नंबर ऑफ मंथ अप टू हिज डेथ, कि उसकी डेथ तक कितने नंबर ऑफ मंथ हो चुके थे, नंबर ऑफ मंथ अप टू हिज डेथ आउट ऑफ कितने मंथ में से, पूरे साल में कितने महीने हैं बेटा, 12 महीने। क्योंकि जो आपने प्रॉफिट लिया है पिछले साल का, वो इस साल का प्रॉफिट कंसिडर किया जा रहा है, बट पूरे 12 महीने का। बट हमारा पार्टनर कितने महीने जिंदा था, सिर्फ 4, तो इसलिए प्रोपोर्शनेट करना पड़ा। अगर हमारा पार्टनर 5 महीने जिंदा होता तो 5 लेते, 3 मंथ जिंदा होता तो 3 लेते, जितने मंथ जिंदा होता फिर प्रोपोर्शनेट कर देते। समझ में आई बात? तो यहाँ पे बताओ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमने जो प्रेजेंट ईयर का ट्रीट कर लिया, वो कितना किया, 1,20,000। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? सिंपल है बेटा। हाँ, मल्टीप्लाई बाय डाइट पार्टनर का शेयर। बताइए डाइट पार्टनर का शेयर क्या था? वही मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल में लिया था टर्नओवर बेसिस में, कि मान लो आपके पास 3 पार्टनर है एबीसी और इनका रेशियो है 3:2:1। मान लो यहाँ पर भी सेम ही है टाइम बेसिस पे, तो सीज का शेयर डाइट पार्टनर का शेयर क्या है, 1/6। अब खुद ही सोचो ना, इतना करूंगा तो ये 4 महीने का प्रॉफिट थोड़ी आएगा डाइट पार्टनर का। डाइट पार्टनर का प्रॉफिट तो आ जाएगा, पर ये पूरे साल का आएगा। तो हमें ना प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा भाई, वो कितने महीने जिंदा था, तो हम कहेंगे भाई 4 महीने जिंदा था, तो हमें 4 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ के हिसाब से प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। बाकी बेटा आप सॉल्व कर लो, तो आपको अपना आंसर पता चल जाएगा। तो 1,20,000 को हम मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो बताइए देखो सॉल्व करके आ रहा है। ये आ रहा है सॉल्व करके 6,666.66, पर हम बेटा राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करके ये हो जाएगा 6,667, क्योंकि पॉइंट के बाद ना 5 या 5 से वैल्यू बड़ी थी, 0.66 आ रहा था, तो पॉइंट से एक फिगर पहले हम उसे एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, यानी 7 कर देंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। तो बोलो इजी था ना? तो ये देखो प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो देखो ये दोनों मेथड आपके सामने स्क्रीन पे, आप चाहें तो इन्हें कॉपी कर लीजिए। देखो ये बात आपको समझ में आ गई टाइम बेसिस की और टर्नओवर बेसिस की। हाँ, पर टाइम बेसिस पे ना बेटा इतना ही नहीं होता है, इसमें एक पॉइंट और, 2 पॉइंट और है, उसको करते साथ ही फिर हमारा टाइम बेसिस ना समझ में पूरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है, देखो बट बेसिक यही है। ठीक है, बेसिक यही है, बस अब मैं थोड़ा सा बात ऐड कर रहा हूँ। देखो कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपने बेस लेना है 1,20,000, एज अ प्रेजेंट ईयर में भी वही कंसिडर करना है, तो ठीक है हम कर देंगे। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1,20,000 है, प्रेजेंट का भी 1,20,000 ले लेंगे। पर कभी कभी ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर में ना एक बैड डेट हो गया था, मतलब कोई एक्सपेंस हो गया था, और वो एक्सपेंस ना हैड टू बी एडजस्टेड है, मतलब उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, हैड टू बी एडजस्टेड मतलब उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, मान लो कि वो जो एक्सपेंस है, लेट बी सपोज वो है 20,000 का, मान लेते हैं बैड डेट कितने की हुए, 20,000। तो ऐसे में ना बेटा जब हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेंगे ना, तो हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1,20,000 ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले साल हो गए थे बैड डेट। अब आपको पता है बैड डेट क्या होते हैं, जब डेटर्स, ऐसे कस्टमर्स जिनको हमने उधार सामान बेचा था, तो वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं बेटा। डेटर्स प्रैक्टिकली हमारे एसेट्स होते हैं।
आपने बेटा पार्टनरशिप पढ़ी है, पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप देखते हो बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स होते हैं, एसेट साइड, तो उनसे हमें पैसे लेना होता है। बट अगर वही डेटर पैसे देने से मना कर दें, तो वो बैड डेट्स हो जाते हैं और ऐसे में ना बिज़नेस को नुकसान होता है बेटा। तो मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में हमारा प्रॉफिट 1,20 था, बट एक बैड डेट का अमाउंट था जो एडजस्ट नहीं होता है, हैड टू बी एडजस्ट, उसे करना है। तो एक बार बताओ, अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1,20 था और उसमें बैड डेट एडजस्ट नहीं था, जिसे करना है, तो बताइए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपके हिसाब से कितना होता है, 1,20,000 की 1,00,000? सर तब तो 1,00,000 होता है। हाँ, तो बस इतनी सी बात है। तब आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1,00,000 माना जाएगा और उसे आप प्रेजेंट ईयर में भी फिर 1,20 नहीं, कितना ले लेंगे, 1,00,000 ले लेंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? यानी मान लीजिए कि अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में कोई एक्सपेंस अगर लेस नहीं हुआ है, तो फिर आपको वो एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और फिर जो प्रीवियस ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, उसी को ही फिर आप प्रेजेंट ईयर का क्या मान लेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट। फिर आगे वही डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मंथ लेंगे कब तक वो जिंदा था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 मंथ, और अपना प्रॉफिट निकाल देंगे, बात खत्म। बोलो क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर आती है। तो बोलो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसके अकॉर्डिंग अगर आप करो ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे, तो फिर आपका प्रॉफिट 1,20 से हटकर कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन तो आगे की सेम ही रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अब 1,20 नहीं, कितना हो गया, 1,00,000। ठीक है। तो सर एग्जामिनर को प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट करेक्ट करके भी दिखाना पड़ेगा? हाँ दिखा देना, ऐसे दिखा देना कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर कब तक था, 2023 से लेकर 24, अप्रैल टू मार्च था ना, तो 2023 एंड 24, तो लिख देना 2023 एंड 24, यानी प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो दे रखा था 1,20,000, बट हम उसमें से लेस कर रहे हैं 20,000 का टैक्स, बस इतना बता देना। और बताइए अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा, अब आपका प्रॉफिट आएगा, रुपीज लगाना ना भूले बेटा, कभी कभी मैं भूल जाऊँ, इट्स ओके, बट आप लगा लेना। तो ये 1,00,000 है। और अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अब 1,00,000 आया है, तो प्रेजेंट में भी आप उसी को कितना ट्रीट कर लोगे, 1,00,000। लो क्लियर है? तो इस तरीके से फिर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर बैड डेट नहीं है, तब तो आपका प्रॉफिट 1,00,000 ही 1,20,000 है, तो प्रेजेंट का भी कितना मान लिया जाएगा, 1,20,000 मान लिया जाएगा। आई होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। सर क्या बैड डेट ही एक्सपेंस हो सकता है? अरे एक्सपेंस कितने हो सकते हैं बेटा, सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, वेजेस हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं बिजनेस में। तो अगर कोई एक्सपेंस एडजस्ट नहीं हुआ है, तो उसे अगर बोला है कि एडजस्ट करना है, तो उसे अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेना और अपना प्रीवियस ईयर का करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेना, उसको ही प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट मान लेना, फिर उस पर डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करना, बट वो तो आएगा पूरे साल का प्रॉफिट, बट हमारा पार्टनर तो प्रोपोर्शनेटली 4 ही महीने जिंदा था, एज फॉर माई एग्जाम्पल, तो हमें 4/12 कर देना। एग्जाम में अगर 5 महीने जिंदा है तो 5/12 कर देना, 6 मंथ जिंदा है तो 6/12 कर लेना। समझ में आया? चलो, तो आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक बात तो मैंने ये बताई, अब यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि कभी कभी ना बेटा हमारे पास, कभी कभी हमारे पास प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हम ना प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को बेस लेते हैं, पर क्वेश्चन ना बड़ा चालाक होता है। वो क्या करता है कि आपको ना जस्ट जस्ट पिछले साल का प्रॉफिट तो देगा, बट उससे पिछले साल का भी, उससे पिछले साल का भी, और उससे पिछले साल का भी प्रॉफिट दे देगा, यानी कुछ 3, 4, 5 पिछले साल के प्रॉफिट्स को आपको प्रोवाइड करके दे देगा। जैसे फॉर माई एग्जाम्पल कि लेट बी सपोज मैंने आपको, हमारा प्रीवियस ईयर देखो, प्रेजेंट ईयर है हमारा अप्रैल टू मार्च, यानी 2024 से लेके, मैंने गलती यहाँ पर कर दी बेटा, अप्रैल से लेके 2025 31 मार्च तक, यानी हमारा जो प्रेजेंट ईयर है वो है 2024-25। तो इससे प्रीवियस ये वाला ईयर हमारा कौन सा है, ये वाला प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, 2023-24। तो मान लो मैंने आपको ना प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, 2023 एंड 24 का प्रॉफिट दे रखा है, जो कि है मान लो 1,20,000। ठीक है, फिर मैंने आपको 2022 और 23, बताओ, मैंने आपको प्रीवियस से भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी दे रखा है, जो कि है 80,000।
और मैंने आपको 2021 और 22 का भी प्रॉफिट दे रखा है। कितना? लेट बी सपोज 1 लाख। ठीक है। तो अब ऐसे में कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। क्या लेना है? एवरेज। देखो, जब सिंगल ईयर का दे रखा था, जस्ट सिर्फ लास्ट प्रीवियस ईयर, मतलब जस्ट इमीडिएट जो प्रीवियस ईयर था, अगर उसी का प्रॉफिट दिया रहे तो वही फिर हमारा प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट हो जाता है। बट अगर मैं आपको मल्टीपल प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट दे दूं, तो ऐसे में कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि आपको इनका एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा प्रीवियस ईयर को बेस लेके, उसी को ही प्रेजेंट ईयर का क्या मान लेना है? प्रॉफिट मान लेना। तो ऐसा भी हो सकता है। बोलो हाँ कि ना। तो सिंपल ही है, करना कुछ नहीं है। याद है गुडविल चैप्टर आपने पढ़ा था? गुडविल चैप्टर में आपके पास एक मेथड होता था जो कि था एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वहां पे तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालते ही थे, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को देखकर आपको अपना एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो क्या आप अपना एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर सकते? बताओ। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो बताइए, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हैं उनको टोटल करो, डिवाइडेड करो टोटल नंबर ऑफ ईयर। और जैसे ही बेटा आप करते हो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आता है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास बेटा एक है पिछले साल का प्रॉफिट 1,20,000, फिर उससे पिछले साल का प्रॉफिट है 80,000, फिर उससे पिछले साल का प्रॉफिट है 1,00,000। और कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं ये? टोटल 3। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये 3 लाख आएगा। और 3 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना? 1 लाख। तो बस इसी एवरेज प्रॉफिट को मैं अपने प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट मान लूंगा। तो जो हम प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट लेंगे, फिर वो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं, क्या ले लेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट। तब हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की जगह पे क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट। जो पिछले साल के प्रॉफिट्स को कंसीडर करके हमने एवरेज निकाला है, वो ही एवरेज प्रॉफिट हमारे पूरे साल का प्रॉफिट मान लिया जाएगा। उसमें डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मंथ अप टू द हिज डेथ उसका कंसीडर करेंगे कि कितने महीने वो जिंदा था, आउट ऑफ 12 मंथ। ठीक है। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट भी तो पूरे साल का ही आया ना। एवरेज प्रॉफिट भी 4 महीने का थोड़ी है, तो पूरे साल का है। तो अगर आप इसी को ही प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट कंसिडर कर लोगे, तो बस आप फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट नहीं लिखोगे। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट की जगह पे आप क्या लिख दोगे? बस एवरेज प्रॉफिट। और ये एवरेज प्रॉफिट भी तो प्रीवियस ईयर को ही कंसिडर करके आया है। तो ये बात ध्यान में समझना कि अगर मैं जस्ट पिछले साल का ही प्रॉफिट दूं तो वही प्रेजेंट का हो जाएगा। मल्टीपल प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स हो, मल्टीपल प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, तो फिर हमें उनका एवरेज निकालना होता है। और वही एवरेज फिर हमारे प्रेजेंट का क्या बन जाते हैं? प्रॉफिट। उस पर डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करो और प्रोपोर्शनेट कर लो कितने महीने जिंदा था हमारा डाइट पार्टनर, आउट ऑफ 1। बोलो समझ में आता है ना? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो देखो, रटने से अच्छा है कि आप चीजों को समझो। तो देखो, मैंने आपको टाइम बेसिस भी अच्छे से समझाया, और मैंने आपको टाइम टर्नओवर बेसिस भी अच्छे से समझाया, और टाइम बेसिस भी अच्छे से समझाया। बोलो क्या आपको क्लियर है? द आंसर इज यस। ठीक है। अब देखो, दोनों ही मेथड से दोनों ही मेथड से हमारा ना प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट निकलेगा, दोनों ही मेथड से हमारा प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है। अगर दोनों ही मेथड से हमारा प्रॉफिट निकलेगा, तो ये प्रॉफिट हमें किसको देना है? डाइट पार्टनर को। चाहे हम टर्नओवर बेसिस से निकालें, चाहे हम टाइम बेसिस से निकालें, किसी से भी निकालें, हमें। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हमें अपने डाइट पार्टनर को क्या देना है? प्रॉफिट देना है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? ठीक है, जर्नल एंट्री। तो देखो, प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो बेटा बहुत सिंपल है, मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे टर्नओवर बेसिस लगाओ आप, चाहे टाइम बेसिस लगाओ, इजी है। बट सारा गेम ना इसके जर्नल एंट्री में है बेटा। इसकी जर्नल एंट्री जरा ध्यान से देखेंगे आप। और यहाँ पर मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बतानी है। देखो, इसके जर्नल एंट्री ना दो तरीके से हो सकती है। यानी हम डाइट पार्टनर को जो प्रॉफिट देंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, हम उसको दो तरीके से देंगे। एक तो है कि मान लीजिए कि जो रिमेनिंग रेशो है, रिमेनिंग रेशो जो है, वही हमारा क्या है?
न्यू रेशियो है। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी सी हमारे पास तीन पार्टनर है और इनके बीच में रेशो क्या था बेटा, 3:2:1, तो कौन डाइड हो गया था, सीज। तो बताइए ए और बी के बीच में कितना रेशो बच गया, 3:2। तो इनका जो रिमेनिंग रेशो है कंटिन्यूइंग पार्टनर का वो क्या था, 3:2। और अगर यही न्यू रेशो हो तो क्या एंट्री होगी, मतलब आपका ना रेशो चेंज नहीं हो रहा, जो रिमेनिंग रेशो है वही न्यू रेशो। और ऐसा ना मैं केस फर्स्ट भी बोलता था कि जो रेशो बच गया है ना, जो रेशो बच गया, हमने न्यू रेशो अभी पिछली क्लास में निकालना सीखा था, तो जो रेशो हमारा बच गया ना रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, वही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशो। और सबसे बड़े मजे की बात है कि यही न्यू रेशो हमारा क्या होता है, गेनिंग रेशो भी होता है, अगर आपको अच्छे से याद हो तो, हमने पिछली क्लास में बताया। बोलो हाँ क्या, है ना। तो अगर ये सिस्टम है बेटा कि आपका रिमे क्वेश्चन पढ़ा आपने और क्वेश्चन में कोई अलग से न्यू रेशो नहीं दे रखा है, जो रिमेनिंग रेशो हो रहा है वही आपका न्यू रेशो बच रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यू रेशो नहीं दिया गया होगा तो जो रिमेनिंग रेशो बच जाएगा वही न्यू रेशो होगा और वही गेनिंग रेशो होगा। तो एंट्री पता है सिंपल होती है, एंट्री होती है हम अपने पार्टनर को, डाइट पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं, मतलब डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटिव्स को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो बेटा हम ना देखो ड्यूरिंग द ईयर ही दे रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर के 4 मंथ्स में दे रहे हैं। ठीक है, 4 मंथ्स में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, चाहे आप टर्नओवर बेसिस से चलो, आप चाहे टाइम बेसिस से चलो, दे तो आप 4 महीने का ही प्रॉफिट रहे हो। तो अगर आप 4 महीने का प्रॉफिट दे रहे हो बेटा, तो अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी नहीं हमारी, अभी तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए। तो हम जो प्रॉफिट देते हैं बेटा डाइट पार्टनर को, तो वो देते हैं पीएनएल सस्पेंस की मदद से। मतलब बिजनेस को एक्सपेंस होता है, नुकसान होता है, बट उस नुकसान को डेबिट कराया जाता है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से बिजनेस कहती है हमारा एक्सपेंस हो गया, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, बट ये एक्सपेंस डेबिट कराया जाता है पीएनएल सस्पेंस से। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसको दे दिया जाता है, डाइट पार्टनर को। ठीक है, जो भी डाइट है, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में सी था, आप सी लिख सकते थे, बट मेरे को सिर्फ अभी एंट्री बतानी है तो मैंने सिर्फ एंट्री बता दी, टू डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो सिंपल है, सिंपल है ना। हाँ सर सिंपल है, तो जो भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ लिख देंगे, डाइट पार्टनर को प्रॉफिट दे देंगे, उसका कैपिटल बढ़ा देंगे और बिजनेस का हो जाएगा एक्सपेंस। तो उस एक्सपेंस का नाम रखा जाएगा पीएनएल सस्पेंस। सस्पेंस इसलिए बेटा क्योंकि हमें एक फेक अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा है, अभी एक एक्स्ट्रा अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमने ना देखो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे, हमारी अकाउंटिंग होगी ईयर एंड में, बट हमारा पार्टनर डाइड हो गया 1 अगस्त को, फॉर एज पर माई एग्जाम्पल, बार बार कह रहा हूँ एज पर माई एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ना मिड ऑफ द ईयर में ही ना उसको प्रॉफिट दे रहे हैं डाइट पार्टनर को, तो हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, फेक अकाउंट, जिसका नाम होता है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। होता ही एक्सपेंस ही है, बट इस अकाउंट का नाम हम पीएनएल सस्पेंस रखते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। अब ये जो एक्सपेंस हुआ है बिजनेस को ना, इसकी कहानी सुन लो जरा। ये जो एक्सपेंस हुआ है ना बिजनेस को, बिजनेस इसको अभी राइट ऑफ नहीं करती, तो बिजनेस इस एक्सपेंस को पता है, मीन वाइल जब तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती ईयर एंड तक, तब तक बिजनेस क्या करती है, इस एक्सपेंस को, पीएनएल एक्सपेंस को अपने एसेट साइड शो करती है। आपको पता है कभी कभी कुछ अनरिटर्न लॉसेस होते हैं, ऐसे लॉसेस, सॉरी अनरिटर्न का मैंने, जो ऐसे लॉसेस होते हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए बेटा। ठीक है, तो अगर ऐसे लॉसेस हैं जब तक राइट ऑफ नहीं हुए, खत्म नहीं हुए पीएनएल अकाउंट में, तब तक हम उन लॉसेस को, यानी फिक्टिशियस एसेट्स भी हम उन्हें बोलते थे, हम उन्हें सारे एक्सपेंसेस को कहाँ दिखा सकते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो सॉरी बैलेंस शीट में। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो पीएनएल सस्पेंस है ना, ये ऐसा एक्सपेंस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, ये ईयर एंड में राइट ऑफ होगा, तो हम इस पीएनएल को क्या करते हैं, इस पीएनएल को क्या करते हैं, पीएनएल सस्पेंस को अपना एसेट दिखाते रहते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में, क्या आपको बात समझ में। और जब ईयर एंड आता है ना बेटा, तो हम इसी पीएनएल सस्पेंस को, इसी पीएनएल सस्पेंस को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपने फंडामेंटल में बनाया होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड किसकी होती है बेटा, एक्सपेंस की, और क्रेडिट साइड किसकी होती है, इनकम की। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म एंड में जो प्रॉफिट कमाएगी ना, उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो मान लो पार्टनरशिप फर्म ने 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से ये पीएनएल सस्पेंस का एक्सपेंस भी माइनस हो जाएगा, जो भी होगा, जो भी पीएनएल सस्पेंस का जो अमाउंट होगा, मैंने अभी अमाउंट नहीं लिखा है, जो भी होगा वो माइनस करा देंगे।
और फिर जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा, फिर उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल सब जो बचाना है बचाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में अपने बचे हुए पार्टनर्स को, क्योंकि सी के बाद तो कौन पार्टनर्स बच जाएंगे, ए और बी, वो बांट देंगे। तो बोलो क्या आपको कहानी समझ में आई? हाँ समझ में आई। तो समझ में आया ना, पीएनएल सस्पेंस बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस, बिजनेस उसे एक्सपेंस दिखाती है, डायरेक्ट पार्टनर को प्रॉफिट दे देती है। मीनवाइल तब तक जब तक इसे पीएनएल में नहीं डाला जाता है, मतलब राइट ऑफ नहीं किया जाता है, तब तक इस पीएनएल सस्पेंस को बिजनेस बैलेंस शीट में क्या दिखाती है, अपना एसेट, मतलब एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट, झूठ मूठ का एसेट होता है ये, ठीक है। बस एसेट साइड शो कर दिया जाता है। बस जैसे ईयर एंड में आते हैं बेटा, वैसे ही हम इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन को, पीएनएल सस्पेंस को अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट से लेस कर देते हैं और बात हो जाती है खत्म। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये बात अभी आगे घूमकर आने वाली है, ठीक है। तो बताओ, अगर रिमेनिंग रेशो ही आपका न्यू रेशो है, तो ऐसे में बेटा एंट्री सिर्फ लगेगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप याद रखते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है यहाँ पर, जिससे हम सेम डाइट पार्टनर को प्रॉफिट दे सकते हैं। अब वो क्या है देखो, अगर मान लो आपका जो रिमेनिंग रेशो है, ठीक है, जो कि एज पर अवर एग्जाम्पल हमने देखा था अभी, कितना आ रहा था, ए और बी का 3:2, अगर वो इक्वल नहीं है न्यू रेशो के, मतलब न्यू रेशो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट रेशो आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में न्यू रेशो बिल्कुल अलग दे रखा है। तो अगर न्यू रेशो बिल्कुल अलग है, लाइक लेट बी सपोज 2:1, बिल्कुल डिफरेंट दे रखा है न्यू रेशो। तो दे रखा है अगर क्वेश्चन में, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको न्यू रेशो दिख रहा है और वो न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट है रिमेनिंग रेशो से, जो पार्टनर का ए और बी के बीच में बट जो शो हो रहा है, अगर उससे बिल्कुल अलग है न्यू रेशो, तो फिर इस सिनारियो में बेटा एंट्री थोड़ी सी अलग हो जाती है। और एंट्री क्या होती है जरा देखिए आप, ये पहली एंट्री और यहाँ पर भी ये पहली एंट्री। देखो एंट्री तो सेम ही है, इतनी एंट्री तो सेम ही है। डाइट पार्टनर को जो आप 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का जो प्रॉफिट दोगे, एज पर टाइम बेसिस या एज पर टर्नओवर बेसिस, प्रॉफिट निकालना से प्रॉफिट तो आप निकाल लोगे, और एंट्री भी दोनों मेथड में लगभग लगभग सेम है। अगर रिमेनिंग रेशो न्यू रेशो ही है, और रिमेनिंग रेशो अगर न्यू रेशो नहीं है, न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों में एंट्री सेम ही रहती है। बट जो सेकंड एंट्री होती है, वो यहाँ पर एडिशनल पास होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ था ना बेटा, बिजनेस इस एक्सपेंस को अपना बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाती ही नहीं है। बिजनेस क्या करती है, अपने इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कर देती है अपने रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में इन गेनिंग रेशो। क्योंकि यहाँ न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, तो यहाँ पर फिर आपको गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपका रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो होता, न्यू रेशो अलग से नहीं दिया रहता, न्यू रेशो होता रिमेनिंग रेशो ही, तो वही गेनिंग रेशो होता, फिर निकालने की जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पर आपका न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, इस पीएनएल सस्पेंस को तुरंत राइट ऑफ करना पड़ेगा गेनिंग रेशो में। तो अगर मैं इसे गेनिंग रेशो में राइट ऑफ करूंगा, तो देखो आंसर क्या आएगा। ऑब्वियस ही बात है, ये जो एक्सपेंस है ये पहले डेबिट था, बट अब इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ये डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। बट ये नुकसान पता है किसको मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑफ कोर्स ये नुकसान जो पीएनएल सस्पेंस का आएगा, ये ए बी के बीच में बांट दिया जाएगा, बट कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। जो भी गेनिंग रेशो आप निकालोगे उसमें बांट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपका पीएनएल सस्पेंस का, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लूँ कि जो आप प्रॉफिट दे रहे हो डाइट पार्टनर को, मान लो 2 मिनट के लिए वो 3000 दे रहे हो, तो 3000 का लॉस आप राइट ऑफ करोगे और गेनिंग रेशियो में करोगे। मान लो गेनिंग रेशियो लेट भी सपोज आया इक्वल 1:1, तो हाफ एंड हाफ दोनों के बीच में बांट दोगे, तो एक को 1500 रुपए और एक को 1500 रुपए का लॉस मिल जाएगा गेनिंग रेशियो में, ठीक है। मान लो आपने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया,
याद रखना यहाँ पर गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, बोलो क्लियर हो गई बात। हाँ, तो आई होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बस ये दो एंट्री पास होती है। पर सर एक बार बताओ, जो पहला मेथड था जहां पर रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो रहता है, अलग से न्यू रेशो नहीं दिया, तो यहाँ गेनिंग रेशो में क्यों नहीं हम राइट ऑफ करते, हुआ तो यहाँ पे भी एक्सपेंस है। यही बात समझाने के लिए ना मैंने आपको ये पॉइंट बताया था बेटा। अब जरा ध्यान से सुनो, देखो जब बेटा रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो होता है ना, तो वही हमारा गेनिंग रेशो होता है, पता है आपको। और जब हम इस पीएनएल सस्पेंस को राइट ऑफ नहीं कर रहे होते, जब तक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता, तब तक मीनवाइल हम ऐसा सोचते हैं कि ये बैलेंस शीट में हमारे एसेट साइड शो होता रहेगा। ईयर एंड में मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, यानी आपको पता है हम पार्टनर्स को प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में देते हैं। मान लो ईयर एंड में पार्टनर्स कौन रहेंगे, ए एंड बी रहेंगे। मान लो पार्टनरशिप हमने नेट प्रॉफिट अर्न किया 1,00,000 रुपीज, और मान लीजिए जो पीएनएल सस्पेंस का लॉस था, लेट भी सपोज ये जो लॉस था, मान लीजिए कोई नंबर ले लूं, वैसे तो मैंने यहाँ पे 3,000 लिया था, पर यहाँ पे मैं एक रैंडम नंबर ले लूं अपनी मदद से कि कोई और, मान लो पीएनएल सस्पेंस हो गया लेट सपोज 10,000 रुपीज से। मतलब मान लो डाइट पार्टनर को हम अब दे रहे हैं प्रॉफिट 10,000 रुपए, तो पीएनएल सस्पेंस को डेबिट किया होगा 10,000 से। तो हम क्या करेंगे कि जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ईयर एंड में जाएंगे ना, तो 10,000 लेस कर देंगे, इसी प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से 10,000 लेस कर देंगे। अब बताइए कितना प्रॉफिट आया, 90,000। तो ए और बी के बीच में प्रैक्टिकली देखा जाए, वैसे इसमें और भी एक्सपेंसेस लेस होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बिजनेस अगर जनरल रिजर्व बचा रही है तो वो भी लेस हो जाएगा। आपने बनाया है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट चैप्टर में। बट अभी के लिए मानते हैं कि और कुछ नहीं है, तो लेट सपोज ये ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा, तो कौन से रेशियो में बढ़ जाएगा, 3:2, वही रिमेनिंग रेशियो ही न्यू रेशियो है, तो 3:2 में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट आया कितना था, 1,00,000, पर क्योंकि डाइट पार्टनर को हमने 4 महीने के बाद अगस्त में ही क्या दे दिया था, प्रॉफिट, मान लो 10,000 रुपए का, तो एंड में जाके ना वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में से लेस हो गया, वो जो लॉस था 10,000 का पीएनएल सस्पेंस का, वो एंड में जाके प्रॉफिट से लेस हो गया। तब जाके 90,000 का प्रॉफिट आया जो ए और बी के बीच में बढ़ गया। अब सोचो अगर ये पीएनएल सस्पेंस का लॉस होता ही नहीं, लेट बी सपोज होता ही नहीं, तो प्रॉफिट कितना आता, 1,00,000, और ए और बी के बीच में 3:2 में प्रॉफिट बढ़ जाता 1,00,000। बट क्योंकि पीएनएल सस्पेंस का लॉस हो गया था 10,000 का, तो एंड में जाके बेटा हमने अपने प्रॉफिट में से इसे लेस कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि इस 10,000 को भी राइट ऑफ किया जा रहा है प्रॉफिट से, यानी ये 10,000 का जो प्रॉफिट है, ए और बी से राइट ऑफ ही तो कर रहे हैं लास्ट में जाके अपने प्रॉफिट में से। और कौन से रेशो में कर रहे होंगे देखा जाए तो, ए और बी का लास्ट में रेशो क्या था, 3:2। तो ये जो एक्सपेंस ये लास्ट में अपने प्रॉफिट से जो लेस कर रहे हैं बेटा, ये एक्सपेंस भी राइट ऑफ ही किया जा रहा है 3:2 में। मतलब ए कितना लॉस ये झेल रहा है, 3 टाइम्स, और बी कितना लॉस ये झेल रहा है, 2 टाइम्स लास्ट में भी। सोचो अगर ये प्रॉफिट हम लेस ना करते तो प्रॉफिट फिर 1,00,000 आता ना, तब बढ़कर मिलता ए और बी को प्रॉफिट, क्योंकि आपने पीएनएल का सस्पेंस का लॉस लास्ट में अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन से क्या किया, डिडक्ट। तो ऐसे में बेटा ये लॉस भी तो झेल रहे हैं ना, कौन, ए और बी, तभी तो इनका प्रॉफिट 1,00,000 से कितना हो गया, 90,000। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये लॉस भी कितने रेशो में झेल रहे हैं, ए और बी 3:2 में तो झेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो रहता है ना, तो वही गेनिंग रेशो रहता है, तो लास्ट में ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाता है लॉस। पर जब आप अपना रिमेनिंग रेशो न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट रखते हो, यानी रिमेनिंग रेशो न्यू रेशो नहीं होता है, न्यू रेशो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, तो ऐसे में फिर बेटा हम एंड का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि एंड में हम अपना प्रॉफिट बांटेंगे एक ऑल टुगेदर न्यू रेशो में। तो हम क्या करते हैं, जिस दिन अपना न्यू रेशो चेंज कर देते हैं, डाइट जिस दिन हमारा पार्टनर डाइट होता है, अगर हम उस दिन ही न्यू रेशो चेंज कर देते हैं, तो हमें तुरंत गेनिंग रेशो निकालना होता है और इस पीएनएल सस्पेंस को राइट ऑफ करना होता है, किसके बीच में, गेनिंग पार्टनर्स के बीच। ठीक है, अब आप देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो पीएनएल सस्पेंस एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है। तो देखो अल्टीमेटली एंट्री क्या बनी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेट को सपोज यहाँ सी डाइट हो रहा है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो अल्टीमेटली अगर हम इसकी नेट एंट्री बनाना चाहें तो क्या इसकी नेट एंट्री पास नहीं कर सकते हम। तो इतना आपको, या इतना तो आपको ध्यान में आ गया होगा ना बेटा, इतना तो आपको ध्यान में आ गया होगा। अब एग्जाम में आपको ना इसकी एक नेट एंट्री पास करनी है, और नेट एंट्री क्या पास करनी है,
आप ना पीएनएल सस्पेंस को डेबिट करेंगे, ना ही आप पीएनएल सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे। आप क्या करेंगे, जो एज कैपिटल और जो बीज कैपिटल है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली अब देखो एंट्री क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी गेनिंग पार्टनर से एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? मान लो सीज को प्रॉफिट मिलना था 3000 और गेनिंग रेशो मान लो आपने कैलकुलेट किया, क्योंकि न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट था, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करा 1:1, तो आपका दोनों के बीच में 1500 रुपए का ये प्रॉफिट, ये लॉस बढ़ गया। तो ए का कैपिटल डेबिट करा 1500 से, बी का कैपिटल डेबिट किया 1500 से, यानी कौन है, गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल हमने डेबिट करी, ठीक है। और ये जो लॉस है ये गेनिंग पार्टनर को दिया गया, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया, और उनसे किसको लेकर दे दिया गया ये प्रॉफिट, सीज को यानी डायरेक्ट पार्टनर को। तो आई होप सो कि अब आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये यहाँ पर इसका क्रक्स था बेटा, कहीं बच्चों को ना ये एंट्री ही समझ में नहीं आती है। आई होप सो कि आपको ये एंट्री समझ में आई हो। देखो जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया है बेटा, ज्यादातर ना ये फर्स्ट वाला मेथड ही अप्लाई होता है, जहाँ रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो होता है, और सिंपल एंट्री पास होगी पीएनएल सस्पेंस टू डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चाहे आप टाइम टर्नओवर बेसिस से कैलकुलेट करो, चाहे आप टाइम बेसिस से प्रॉफिट कैलकुलेट करो, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हमें जज कर देखना पड़ेगा टर्नओवर लगाना है कि टाइम बेसिस। अपने अपने तरीके से मत लगाने बैठ जाना, क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा टर्नओवर है कि टाइम बेसिस है, ठीक है। और जैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे बेटा, फिर हमें जनरल एंट्री पास करनी है, बस एक बार देखना है कि रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो है, अगर है न्यू रेशो अलग से नहीं दिया है तो रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो होगा, तो फिर सिंपल एंट्री पास होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और अगर रिमेनिंग रेशो ही अगर न्यू रेशो नहीं है, यानी न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट है, तो फिर आपको गेनिंग रेशो इमीडिएट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर डाइट पार्टनर को प्रॉफिट तो देंगे हम जितना देना है, बट वो देंगे किससे, गेनिंग पार्टनर से। वैसे एंट्री आपको ओरिजिनल पता है, पीएनएल सस्पेंस टू डाइट पार्टनर, और फिर वो पीएनएल सस्पेंस राइट ऑफ होता है गेनिंग पार्टनर्स के बीच में गेनिंग रेशो में, बट पीएनएल सस्पेंस एक बार डेबिट क्रेडिट होता है तो अल्टीमेट एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस। नरेशन आप पास कर सकते हैं, बीइंग, चलो नरेशन भी लिख देता हूं मैं, बीइंग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ प्रोवाइड, हमने प्रोवाइडेड कर दिया, गिवन कर दिया, दे दिया, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। और सेम नरेशन यहाँ पर भी हो जाएगी, कट टू कट यहाँ पर भी सेम नरेशन हो जाएगी, जो नरेशन मैंने यहाँ पास करी है वो नरेशन यहाँ पर भी पास हो जाएगी। बोलो क्लियर है। तो बेटा अगर आपको ये नोट्स कॉपी करने हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, और मैंने यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला भी शो करके दे दिया था, ठीक है। सिमिलरली मैंने टाइम बेसिस का यहाँ पे फॉर्मूला शो करके दे दिया था, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें नोट कर लेना जो मैंने आपको बताया। जर्नल एंट्री आप देख लेना बेटा, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है। तो चलो, तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इसके मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, एंड आई होप सो कि आपको मेरा ये सारे के सारे जो कंसेप्ट मैंने आज की क्लास में बताया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप हो सके तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में, और आपका छोटा सा सपोर्ट बेटा मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। आपके चेहरे पे स्माइल देखकर जो खुशी मुझे मिलेगी बेटा वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगी, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सो कि आप बहुत मेहनत करेंगे एंड खूब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, स्टे सेफ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, से यू।